अनाथ बेटियों का रक्षाबंधन। आज गांव के बाजार में बड़ी हलचल थी क्योंकि रक्षाबंधन आने वाला था। तभी वहां से गुजर रही एक छोटी लड़की अपनी बड़ी बहन से, अरे दीदी, ये बाजार में इतनी ज्यादा हलचल क्यों है? क्या कोई त्योहार आने वाला है? तुम्हें नहीं पता, रक्षाबंधन आने वाला है। क्या? ये रक्षाबंधन क्या है? मैं तो इतनी बड़ी हो गई हूँ, मुझे तो आपने कभी नहीं बताया। तुम जानकर क्या करोगी, क्योंकि हम लोगों का तो कोई भाई नहीं है ना। और हम लोग रक्षाबंधन कैसे मनाते? जिन बहनों के भाई होते हैं वो अपने भाइयों के हाथों पर राखी बांधते हैं और ये त्योहार भाई बहन का होता है। और ये कहते हुए मीनू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मीनू लगभग 18 वर्ष की एक लड़की थी और उसकी बहन 8 वर्ष की थी। उसकी बहन का नाम रेनू था। रेनू जब पैदा हुई थी तब उसकी माँ का देहांत हो गया था और उसी सदमे में उसके पिता की भी मौत हो गई। और तब से मीनू ने अकेले ही अपनी बहन को पाला और इस वजह से वो अपनी बहन को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। और फिर वो दोनों बहनें घर पर आ जाते हैं। अगले दिन मीनू घर पर काम कर रही होती है, तभी उसके घर पर बगल में रहने वाली रोशनी आती है। रोशनी की शादी हो चुकी थी और वो रक्षाबंधन मनाने के लिए अपने ससुराल से मायके आई थी। रोशनी को देखकर रेनू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अरे दीदी, देखो कौन आया है। कौन आया है? और जब वो रोशनी को देखती है तो वो बहुत खुश होती है। अरे रोशनी, तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, और तुम बताओ, तुम लोग कैसे हो? सोचा तुम लोगों से मिलाऊं। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। इसके बाद काफी देर तक रोशनी और मीनू मिलकर बातें करते रहते हैं और रेनू उनकी बातें सुनती रहती है। और कुछ देर बाद रोशनी वहां से चली जाती है। रोशनी के जाने के बाद, दीदी, रोशनी दीदी क्यों आई है? क्या ये भी रक्षाबंधन मनाने आई है? हाँ, ये अपने भाई को राखी बांधने के लिए आई है। दीदी, अगर हमारा भी भाई होता तो हम भी रक्षाबंधन मनाते ना। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर भगवान ने हमें तो भाई दिया ही नहीं। आप उदास मत होइए, मैं भगवान से भाई को मांगूंगी और उनसे कहूंगी कि वो हमें भी एक भाई दे दे, जिससे हम भी रक्षाबंधन मना पाएंगे। और ये कहकर रेनू वहां से चली जाती है। रेनू के जाने के बाद पता नहीं ये रेनू कहाँ चली गई। इसे नहीं पता है कि भगवान इस तरह की किसी भी बात को नहीं सुनते हैं। और ये कहकर वो अपने काम में लग जाती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। वहीं दूसरी तरफ रेनू रोजाना मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना किया करती थी कि उसे भी भगवान एक भाई दे दे। और धीरे धीरे रक्षाबंधन वाला दिन आ ही जाता है। सभी बहनें खुश होकर अपने भाइयों को राखी बांध रही होती हैं और उनको देखकर रेनू काफी ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि उसने भी भगवान से भाई मांगा था पर वो अभी तक नहीं आया। दीदी, हमारा तो अभी तक कोई भी भाई नहीं आया। मैंने भगवान से रोजाना प्रार्थना की थी कि वो हमें भाई दे दे, फिर भी भगवान ने हमें भाई नहीं दिया। तुम चिंता मत करो, हमारे नसीब में रक्षाबंधन नहीं है। और ये कहकर वो अपनी बहन को घर के अंदर ले जाती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और रेनू अभी तक अपने भाई के इंतजार में बैठी हुई थी। मीनू उसे बहुत समझाती है पर रेनू समझने को तैयार ही नहीं होती। तभी अचानक उन दोनों के घर का कोई दरवाजा खटखटाता है। मीनू जब दरवाजा खोलने जाती है तो वो देखती है कि सामने एक लड़का खड़ा हुआ था। उसे देखकर रेनू बहुत खुश हो जाती है। क्या आप मेरे भाई हैं? आप हमसे राखी बंधवाने आए हैं? हाँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं तुमसे राखी बंधवाने आया हूँ। तुमने भगवान से मुझे मांगा था ना, तो भगवान ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। ये सुनकर रेनू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है।
वहीं मीनू बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तुम कौन हो और तुम अपने आप को हमारा भाई क्यों बता रहे हो? तो वो लड़का मीनू की तरफ देखकर उससे बोलता है, आपकी बहन रोजाना मंदिर जाया करती थी और मैं उसी मंदिर में रोजाना पूजा करने के लिए आता था और आपकी बहन की प्रार्थना सुनता था। जब मुझे पता चला कि आपका कोई भाई नहीं है और इसीलिए रेनू रोजाना मंदिर में भाई मांगने जाती है, तो मैं आप लोगों से राखी बंधवाने आया हूँ। आखिर मैं भी आपके भाई की तरह ही हूँ। ये सुनकर मीनू काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इसके बाद रेनू अंदर से राखी ले आती है और वो उस लड़के के हाथ में राखी बांध देती है और मीनू भी उस लड़के के हाथ में राखी बांधती है। इसके बाद वो लड़का उन दोनों को कुछ रुपए देता है। आज से तुम लोगों को जब भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे बता देना, मैं आज से तुम दोनों का भाई हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और वो दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। ये कहानी शुभू नाम के एक लड़के की है जो फिरोजाबाद के रेलवे स्टेशन के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। शुभू हर रोज कूड़ा चुनता था, बस इस उम्मीद में कि उसे कूड़े के ढेर के नीचे कुछ सिक्के या फिर कुछ सामान मिल जाए जिसे वो बेचकर 2 वक्त का खाना खा सके। यहाँ शुभू अकेला नहीं था और भी न जाने कितने बच्चे खाने की तलाश में होते थे। एक दिन उस कूड़े के ढेर पर शुभू की नजर 10 रुपए के नोट पर पड़ती है। अरे वाह, 10 रुपए का नोट! जैसे ही शुभू वो नोट उठाता है, एक लड़का उससे वो नोट छीन लेता है। ये मेरे पैसे हैं, वापस करो, ये पहले मैंने उठाए थे। इससे पहले मैंने देखा था। और शुभू से वो पैसे ले लेता है और उसे धक्का मारकर वहीं गिरा देता है। लेकिन शुभू कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो लड़का शुभू से बहुत बड़ा था। शुभू उदास होकर घर आ जाता है और बिना कुछ खाए ही सो जाता है। शुभू की उम्र अभी सिर्फ 7 साल की थी, लेकिन उसका बचपन बाकी बच्चों के बचपन की तरह बिल्कुल नहीं बीता। जिस उम्र में शुभू को खिलौनों से खेलना था, उस उम्र में उसे कूड़े के ढेर में से खाना ढूंढना पड़ता था। उसका इस दुनिया में अपना कोई नहीं था, ना माँ बाप और ना ही कोई भाई बहन। जब से शुभू ने होश संभाला था, तब से वो अकेला ही था। उसे उस कूड़े के ढेर से जो कुछ मिल पाता था, वही उसके लिए सब कुछ था। थोड़ा बहुत जो भी रूखा सूखा मिलता था, उसे ही खाकर उस झोपड़ी में सो जाता था। एक दिन शुभू हर रोज की तरह कूड़े के ढेर में से कुछ बोतलें उठाता है और उन बोतलों के बदले उसे कुछ सिक्के मिलते हैं। आज तो मैं इसका समोसा खाऊंगा, बहुत दिन से कुछ अच्छा नहीं खाया। और वो सिक्के लेकर खुशी से समोसे की दुकान पर जाता है और एक समोसा लेता है। और जैसे ही वो समोसे को खाने वाला था, तभी उसकी नजर सामने खड़ी एक छोटी सी लड़की पर पड़ती है जो उसके समोसे को लालची आंखों से देख रही थी। तुम मेरे समोसे को ऐसे क्यों देख रही हो? लेकिन वो लड़की कुछ नहीं बोलती। उसकी आंखें तो बस उस समोसे पर टिकी थी। तुम्हें चाहिए क्या समोसा? हाँ। शुभू को उसे देखकर अपने दिन याद आते हैं और वो अपना समोसा उस लड़की को दे देता है। ये लो, तुम खा लो। वो लड़की समोसा ऐसे खा रही थी मानो उसने कितने दिनों से खाना न खाया हो। अब शुभू वहाँ से चला जाता है, लेकिन थोड़े आगे जाने पर ही जब वो पीछे देखता है कि वो छोटी सी बच्ची शुभू के पीछे पीछे आ रही थी। अरे तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? देखो, मेरे पास और समोसा नहीं है। तुम अपने घर जाओ। तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरा कोई नहीं है। कुछ दिन पहले ही मेरी माँ को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी थी और मेरी माँ मर गई। अब मेरे साथ कोई भी नहीं है। अच्छा, तुम रो मत। तुम्हारा नाम क्या है और इतने दिनों से तुम किसके साथ थी? मेरा नाम गौरी है और मैं अकेली थी। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। गौरी की बात सुनकर शुभू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरा भी यहाँ कोई नहीं है।
क्या तुम मेरे साथ रहोगी? हाँ भैया। उसके मुंह से भैया शब्द सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है और खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और शुभू बोलता है, आज से तू मेरी बहन है, अब तू मेरे साथ ही रहेगी। शुभू गौरी को अपने साथ घर ले जाता है। शुभू सोचता है, मुझे अब कोई अच्छा सा काम ढूंढना होगा जिससे कि मैं अपनी बहन को भी अच्छे से रख सकूं। अगले दिन शुभू काम ढूंढने के लिए बाहर जाता है, लेकिन बहुत काम ढूंढने पर भी उसे कुछ नहीं मिलता और शुभू बहुत उदास हो जाता है और रास्ते में एक मंदिर के पास बैठ जाता है। शाम का वक्त था और बहुत से लोग मंदिर जा रहे थे। तभी एक बूढ़ी औरत वहाँ आती है और उसे बोलती है, बेटा ये लो माता रानी का प्रसाद। शुभू वो प्रसाद लेकर अपने घर चला जाता है और वो प्रसाद अपनी बहन को दे देता है। गौरी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, इसे जल्दी से खा लो। भैया तुम भी खाओ। मैं खाकर आया हूँ मेरी बहन, तुम खाओ। ये कहकर शुभू खुद बिना खाए ही सो जाता है। अगले दिन शुभू को फिर से काम ढूंढने के लिए जाना था। आज पूरा दिन भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। अब शुभू बहुत उदास हो गया था। तभी उसकी नजर एक छोटे से मिठाई की दुकान पर पड़ती है। दुकान को देखकर शुभू को अपनी बहन का ख्याल आता है, उसे आज खाना कहाँ से खिलाऊंगा, और शुभू उस दुकान के मालिक के पास चला जाता है। बाबा कुछ खाने को दे दो, मेरी बहन घर पर भूखी है। क्या लेना है बताओ। मेरे पास पैसे नहीं है, आप कुछ भी दे दीजिए, उसके बदले में आपका कोई भी काम कर दूंगा। बाबा उससे कुछ काम करवा लेते हैं और उसे कुछ खाने को खाना दे देते हैं और शुभू घर चला जाता है। फिर वो दोनों खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन शुभू बाबा की दुकान पर जाता है और बाबा के साथ काम करता है। एक दिन शुभू दुकान के पास से कुछ बच्चों को स्कूल जाते हुए देखता है और वो सोचता है, मैं तो स्कूल नहीं जा सकता, लेकिन मैं अपनी बहन को तो पढ़ा सकता हूँ। मुझे गौरी का दाखिला स्कूल में करवा देना चाहिए। और वो बाबा से बोलता है। अब वह हर रोज काम पर जाता और खूब मेहनत करता और दूसरी तरफ गौरी भी खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी और अपनी कक्षा में प्रथम आती थी। समय बीतता गया और बाबा शुभू को अपनी बेटी की तरह मानने लगे, क्योंकि बाबा का आगे पीछे अब कोई भी नहीं था। शुभू भी अब बड़ा हो गया था और गौरी भी बड़ी हो गई थी। गौरी ने स्कूल में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए थे और उसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। और दूसरी तरफ शुभू ने बाबा की दुकान में खूब मेहनत करके उसे और बड़ा बना दिया था और दूर दूर से लोग अब बाबा की दुकान में मिठाई लेने आने लगे। बाबा शुभू से बहुत खुश थे। बेटा, तुम जानते हो मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। अगर मेरा बेटा होता तो वो भी मेरा इतना ख्याल नहीं रखता जितना तुमने रखा है और मेरी छोटी सी दुकान को यहाँ तक पहुँचाया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरा सब कुछ तुम ही संभालो। और कुछ समय के बाद गौरी की मेडिकल की परीक्षा भी हो गई थी। भैया, मैंने अपनी डॉक्टर की परीक्षा पास कर ली है। शुभू बहुत खुश होता है और वो दोनों बाबा के पास जाते हैं और गौरी की सफलता के बारे में उन्हें बताते हैं। बाबा, हमारी गौरी डॉक्टर बन गई है, लो मुंह मीठा करो। अरे वाह बेटा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। ये तुम दोनों की मेहनत का नतीजा है। कुछ दिनों के बाद बाबा की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और शुभू बाबा को अस्पताल लेकर जाता है। बाबा, घबराओ मत, आपको कुछ नहीं होगा। गौरी भी उसी अस्पताल में डॉक्टर थी। शुभू गौरी से कहता है, गौरी, बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ भैया, आप घबराओ मत, मैं बाबा को कुछ नहीं होने दूंगी। और वह बाबा का इलाज करती है और उनकी जान बचा लेती है। मेरे बच्चों, आज तुम्हारी वजह से मुझे दूसरा जीवन दान मिला है। मैं कैसे तुम्हारा एहसान चुका पाऊंगा। नहीं बाबा, अगर आप बचपन में हमें सहारा न देते तो न जाने हम दोनों का क्या हाल होता। और वो दोनों बाबा को लेकर घर चले जाते हैं और एक परिवार की तरह रहने लगते हैं।
इस तरफ शुभू ने खूब मेहनत करके अपनी बहन को पढ़ाया था और गौरी ने भी पढ़ने में कोई कसर नहीं रखी। दिल्ली शहर में अनाया नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। अनाया के पिताजी मोहन एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक थे। अनाया अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसकी उम्र अभी 9 साल की थी। अनाया को अपने अमीर होने का बहुत घमंड था और वो गरीब लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक बार मोहन के गांव से उनके एक चाचा श्यामलाल और उनका एक छोटा बच्चा गुल्लू उनके घर दिल्ली आते हैं। मोहन चाचा जी और गुल्लू से मिलकर बहुत खुश होता है। गुल्लू भी अनाया की ही उम्र का था। गुल्लू बेटा जाओ रूम में अनाया के खिलौनों के साथ खेल लो। अनाया अभी स्कूल से आती ही होगी। और गुल्लू अनाया के कमरे में उसके खिलौनों के साथ खेलने लगता है। कुछ देर बाद अनाया भी स्कूल से आ जाती है। बेटा ये दादाजी हैं, इनको नमस्ते करो। नमस्ते दादाजी। श्यामलाल अनाया को अपने पास बुलाता है और अनाया से बातें करता है और बोलते हैं, अरे हमारी अनाया तो अब बड़ी हो गई है और समझदार भी। मैं बड़ी हो गई हूँ, आज मेरा बर्थडे है और रात को मैं पूरे 10 साल की हो जाऊंगी, है ना पापा? हाँ बेटा। सब अनाया की बात सुनकर हंसने लगते हैं। बेटा गुल्लू तुम्हारे रूम में है, जाओ उसके साथ खेल लो। और अनाया अपने कमरे में जाती है और देखती है कि गुल्लू उसके खिलौनों के साथ खेल रहा था। अनाया गुल्लू को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलौनों को हाथ लगाने की? अपनी तरह मेरे खिलौनों को भी गंदा कर दोगे। छोड़ो मेरे खिलौने और आगे से मेरे खिलौनों से दूर रहना, समझे? अनाया गुल्लू को अपने कमरे से भगा देती है और गुल्लू बेचारा उदास मन से वहाँ से चला जाता है। और अनाया भी अपनी माँ के पास आ जाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ ये लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसको बोल देना कि मेरे खिलौनों से दूर रहे। अनाया ऐसे नहीं बोलते बेटा, बच्चा है वो भी तुम्हारी तरह। रात हो गई थी और आज अनाया के बर्थडे पर उसके कुछ दोस्त घर पर आए थे और सब खूब एंजॉय कर रहे थे। तभी वहाँ गुल्लू आ जाता है। अनाया के दोस्त गुल्लू को देखकर अनाया से पूछते हैं, ये कौन है? ये गांव से आया है और इसका नाम है गुल्लू टुल्लू। गुल्लू टुल्लू। और वो सब उसका मजाक बनाते हैं। तभी वहाँ सारिका आ जाती है और बोलती है, चलो सब बच्चे आ जाओ, अभी केक कट करते हैं। अनाया जल्दी आओ बेटा। अनाया केक कट करती है और सब बच्चे एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन बेचारा गुल्लू एक कोने में खड़ा होकर उनको देखता है, क्योंकि कोई भी बच्चा उससे बात नहीं कर रहा था और गुल्लू बहुत अकेला महसूस कर रहा था। कुछ ही दिनों में रक्षाबंधन आने वाला था और मोहन सारिका से बोलता है, तुम्हें रक्षाबंधन के लिए जो भी सामान चाहिए वो ले आना। और हाँ, चाचा जी और गुल्लू को भी अपने साथ ले जाना, वो भी इस बहाने मार्केट घूम लेंगे। जी मैं कल ले जाऊंगी। अनाया अपने माता पिता की बातें सुन रही थी और वो अपनी माँ से बोलती है, माँ मुझे रक्षाबंधन की शॉपिंग करनी है। माँ इस बार भी सीमा मौसी जी के घर जाएंगे ना? और रजत भाई? मैं इस बार भी रजत भाई को ही राखी बांधूंगी और वो मुझे बड़ा सा गिफ्ट देंगे जैसे लास्ट टाइम दिया था। बेटा रक्षाबंधन गिफ्ट लेने या देने के लिए नहीं मनाते, इसमें तो एक भाई अपनी बहन की रक्षा का प्रण लेता है और राखी के बदले पूरी उम्र अपनी बहन की रक्षा करता है। अगले दिन सारिका मार्केट जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो मोहन से बोलती है, सुनिए आप भी हमारे साथ चलिए ना, सब साथ चलते हैं। वैसे भी हम कितने दिनों से इकट्ठे बाहर नहीं गए हैं। अच्छा ठीक है, मैं भी चलता हूँ। चलो अनाया, हम चाचा जी और गुल्लू को बुला लेते हैं। पापा उनको रहने देते हैं ना प्लीज, हम ही चलते हैं। बेटा वो हमारे मेहमान हैं, हमें उनको भी घुमाना चाहिए ना। अरे चाचा जी, आप अभी तक तैयार नहीं हुए, चलो ना मार्केट, राखी की कुछ खरीदारी कर कर आते हैं। अरे बेटा हम क्या करेंगे वहाँ जाकर, हमारी तो कोई बहन ही नहीं है। कोई बात नहीं चाचा जी, गुल्लू की तो बहन होगी ना, ये उसके लिए कुछ शॉपिंग कर लेगा। गुल्लू की भी कोई बहन नहीं है बेटा, अनाया मुंह बनाकर बोलती है। इस गुल्लू की बहन बनना भी कौन चाहेगा? मोहन अनाया को गुस्से से देखता है और अनाया चुप हो जाती है।
लेकिन अनाया की बात सुनकर गुल्लू बहुत उदास हो गया था कि उसकी कोई बहन नहीं है। फिर वो सब मार्केट के लिए निकल जाते हैं और शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग करने के बाद वो एक होटल में खाना खाने जाते हैं। वहाँ अनाया को उसके कुछ दोस्त मिल जाती हैं जो अपने माता पिता के साथ आए हुए थे। अनाया अपनी दोस्तों से मिलती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, हम वो दूसरी साइड खेलने चले जाएं, वहाँ पर बहुत सारे गेम्स भी हैं। ओके चले जाओ, पर इधर उधर मत जाना, और हाँ गुल्लू को भी अपने साथ ले जाओ। अनाया जल्दी से अपने दोस्तों के साथ भाग जाती है और गुल्लू को अपने साथ लेकर नहीं जाती। गुल्लू बेचारा अनाया और उसके दोस्तों के पीछे पीछे चलने लगता है। सभी बच्चे पूल साइड पर आ जाते हैं और वहाँ कोई नहीं होता और बच्चे वहाँ खेलने लगते हैं। अनाया के दोस्त अनाया से बोलते हैं, अनाया, गुल्लू टुल्लू भी आ गया। गुल्लू टुल्लू, गुल्लू टुल्लू। और सब हंसने लगते हैं। गुल्लू बहुत उदास हो जाता है और सब उसे चिढ़ाने लगते हैं और ऐसे खेलते खेलते वो सब बच्चे बिल्कुल स्विमिंग पूल के पास आ जाते हैं। भागते भागते अनाया को धक्का लग जाता है और वो पूल में गिर जाती है। अनाया को स्विमिंग पूल में देखकर सब बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। बचाओ, बचाओ, कोई मेरी हेल्प करो प्लीज। गुल्लू भागकर पूल के पास आता है और इधर उधर देखता है। तभी उसकी नजर वहाँ पड़े एक स्विमिंग ट्यूब पर जाती है। वो उसे भागकर उठाकर लाता है और अनाया के पास फेंक देता है और बोलता है, अनाया, इसे पकड़ो। और अनाया इसे पकड़ लेती है। फिर गुल्लू रस्सी को खींचता है और अनाया को बाहर निकाल लेता है। तभी अनाया के माता पिता और बाकी सब वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ मेरी बेटी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। मैं पूल में गिर गई थी, गुल्लू ने मुझे बचाया। ये सब तो मुझे पूल में गिरता देखकर आपके पास भाग गए थे। अगर गुल्लू नहीं होता तो मैं पानी में डूब जाती माँ। राखी वाले दिन, माँ, आज से गुल्लू मेरा भाई है। आपने बोला था ना कि रक्षाबंधन पर एक भाई अपनी बहन की जान बचाने का वादा करता है, और गुल्लू ने मेरी जान बचाई है। वही मेरा सच्चा भाई है माँ। और अनाया गुल्लू को राखी बांधती है। राखी देखकर गुल्लू बहुत खुश हो जाता है। आज उसे एक बहन मिल गई थी।